नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, शुष्क खेती के बारे में हम लोग जितने भी क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, सब क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसी सेट में आपका ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी ये जो सीरीज आपकी चल रही है, सारे एग्जाम्स जो भी कवर किए गए हैं एग्रीकल्चर के द्वारा, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज हम लोग चलते रहेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और खासकर जो एएफओ और जो आरपीएससी राजस्थान का जिन्होंने एग्जाम डाला है, जो भी आरआरबी एओ का एग्जाम आने वाला है एलटी ग्रेड का, इसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 4 एग्जाम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? अब शुष्क खेती होती क्या है? सबसे पहले शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल तो है, लेकिन शुष्क खेती होती क्या है? ड्राई एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है? ठीक है, ड्राई एग्रीकल्चर होता क्या या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या? तो जो हमारी शुष्क खेती है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक होता है ड्राई फार्मिंग, एक होता है ड्राई लैंड फार्मिंग, और एक होता है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, इनका बेस क्या बनाया गया है? बेस इनका क्या है? किस आधार पे बांटा गया? रेनफॉल के आधार पे। रेनफॉल के आधार पे। ठीक है, अगर रेनफॉल कितनी 750 एमएम से कम होती है, कितनी? जहां पे वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई फार्मिंग कह लेते हैं। ठीक है, जहां पे 750 से लेके 1150 एमएम के बीच में बारिश होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग कह देते हैं या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कह देते हैं। जहाँ पे 1150 एमएम से ज्यादा बारिश होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग रेनफेड फार्मिंग कह देते हैं। ठीक है, मतलब ड्राई फार्मिंग कब होगा? जब 750 एमएम से कम बारिश होगी। ड्राई लैंड फार्मिंग कब होगा? जब 750 से 1150 एमएम के बीच में बारिश होगी। और रेनफेड फार्मिंग कब होगा? जब 1150 से ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, इसी बेस पे अगर जहाँ बारिश कम हो रही है, ठीक है, तो वहां अगर फसलों का हम लोग चयन करेंगे तो हम वो फसलें लेंगे जो कम पानी चाहने वाली होंगी, क्योंकि वहां बारिश कम हो रही है तो पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो जो ज्यादा पानी चाहने वाली फसलें हैं उनको तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो कम पानी चाहने वाली फसलें उनको सिलेक्ट करेंगे। ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है? ड्राईलैंड फार्मिंग में हम वो फसलें चूज करते हैं जो बिल्कुल कम भी पानी नहीं चाहती और जो बिल्कुल ज्यादा भी पानी नहीं चाहती। ठीक है, जो बीच वाली फसलें होती पानी के आधार पे। रेनफेड फार्मिंग, जहाँ पे ज्यादातर बारिश होती रहती है, ज्यादा बाढ़ का इलाका होता है, वहां पे हम ऐसी फसलें चूज करते हैं जिन्हें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और, ड्राई फार्मिंग जो होता है, इसमें खेतों को परती बहुत छोड़ा जाता है, क्योंकि क्या होता है, पानी की कमी होती है। मान लो एक फसल हमने ले ली, उसके बाद हमने दूसरे फसल के लिए क्या किया? बीच में क्या किया? खेत को परती या खाली छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया ऐसे ही। तो क्या होता है, जो हमारा वाटर टेबल नीचे गया होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे फिर ऊपर आ जाता है, जो अगली फसल के बेनिफिशियल होता है। रेनफेड फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग, इन दोनों में इसकी कमी नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, जो ड्राई फार्मिंग होता है उसमें जो इरोजन होगा, कैसा होगा? विंड इरोजन होगा। कैसा होगा? विंड इरोजन, या हवा द्वारा क्षरण होगा। ठीक है, हवा द्वारा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पानी की कमी है, तो पानी की कमी होगी तो मिट्टी क्या होगी? सूखी होगी। जब मिट्टी सूखी होगी तो हवा में कौन जाएगा? तो मिट्टी कैसे जाएगी? हवा के द्वारा ही तो जाएगी। ठीक है, दूसरा ड्राईलैंड फार्मिंग, ये तो बीच वाला है, तो इसमें वाटर और जो विंड दोनों से हो सकता है। रेनफेड फार्मिंग, यहाँ तो पानी की कमी होगी नहीं, हर समय पानी भरा रहेगा, तो यहाँ जो इरोजन होगा किससे होगा? वाटर इरोजन होगा। ठीक है, जल द्वारा इरोजन होगा। ठीक है, उम्मीद है ये जो 5-6 पॉइंट है आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में अगर ड्राईलैंड फार्मिंग से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन इस ये जो मैंने 4-5 पॉइंट बताए इनमें से एक
पॉइंट हर एग्जाम में आपका आता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा ड्राई फार्मिंग है, इसके लिए हम लोग अगर किसी क्रॉप को चूज करते हैं तो कौन सी क्रॉप हो सकती है? धान, सरसों, दूसरा ऑप्शन है सरसों हुआ, घिया हुआ या तुरिया हुआ, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, चौथा ऑप्शन है बरसीम। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में सोचो आया हुआ है 1993 में, ठीक है। तो अगर हम धान की बात करते हैं, धान सबसे ज्यादा जल मांग वाली फसल होती है, इसको तो कतई नहीं लगाएंगे। बरसीम और गेहूं ये भी ज्यादा जल चाहने वाली फसलें होती, तो हमारा ऑप्शन बचता है बी, जो कि सरसों, दुआ और तुरिया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शुष्क खेती के लिए फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए? ठीक है, जो ड्राई फार्मिंग होती है उसके लिए फसलों और प्रजातियों में जो हम लगाते हैं फसलें, उनमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि वाली होनी चाहिए, गहरी एवं विभाजित जड़ें वाली होनी चाहिए, शीघ्र पकने वाली होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ये भी टीजीटी 2013 में आएगा। क्योंकि कम अवधि में अगर जल्दी जल्दी वो कम समय में पक जाएंगी तो उन्हें पानी की जरूरत कितनी होगी? कम समय के लिए होगी, वो भी जरूर सही है। गहरी जड़ वाली, जहाँ पानी की कमी होती है वहां जो जितनी गहरी जड़ें जाएंगी उतने नीचे से वाटर टेबल ऊपर तक खींच के वो प्लांट के लिए ला सकते हैं, ये भी सही है। शीघ्र पकने वाली, जल्दी से पकेंगी तो जितना पानी अन्य फसलों में लगता है ड्यूरेशन में उतना कम लगेगा, तो इसके लिए भी जरूरी है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2010 में है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 13.24 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कांटेदार पौधे उगते हैं। जहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 13.2424 होती है। जहाँ पे वर्षा 13.25 से 35.1 सेंटीमीटर के बीच में होती है वहाँ घास के मैदान होते हैं। जहाँ वर्षा 35.2 से 61 सेंटीमीटर के बीच होती है वहाँ झाड़ी नुमा पौधे होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्धशीतोष्ण वन उगते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सॉरी, कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत होगा? ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें जो कि गलत होगा, वो होगा बी। वो क्या होगा? वो होगा बी। क्योंकि जो हमारा घास के मैदान होते हैं, ठीक है, अगर घास के मैदान की बात करें तो ये कितने पे उगते हैं? 65 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वहां पे ये उगते हैं, ठीक है। इस 61 से ज्यादा वाले जो क्षेत्र होते हैं, 61 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे जो है घास के मैदान उगते हैं, ठीक है। तो 13 से 24 में क्या होगा? कांटेदार पौधे होंगे, ठीक है। अगर हम 35 से 61 की बात करें तो झाड़ी नुमा, और 61 से ज्यादा वाले में क्या होगा? उसमें हमारे क्या होंगे? उसमें घास के मैदान होंगे, जो कि 65 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। जो एरिड और सेमी एरिड किसके लिए उपयुक्त होते हैं? वाटर इरोजन या जल अपर्दन के लिए, विंड इरोजन वायु अपर्दन के लिए, जल व वायु अपर्दन दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2005 में आया हुआ है। देखो, जहाँ पे शुष्क हो मतलब सूखा भी हो और थोड़ा अर्ध सूखा भी हो, ठीक है, वहां पे हल्की हल्की बारिश भी होती हो, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र के लिए क्या उपयुक्त होता है? ऐसे क्षेत्र के लिए विंड इरोजन उपयुक्त रहता है। क्या उपयुक्त होता है? विंड इरोजन या वायु अपर्दन या वायु क्षरण जरूरी होता है, ठीक है, सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ बारिश कम होगी वहां क्या होगा? विंड इरोजन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, इसे ड्राई फार्मिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसे ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, इसे रेन फेड फार्मिंग कहते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे 750 mm से कम बारिश हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्राई फार्मिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका राइट आंसर। ड्राई लैंड की बात करते हैं, इसमें 750 से 1150 mm के बीच में होती है। अगर रेन फेड की बात करें तो 1150 mm से ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2005 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त है? अगर हम बात करें ड्राई फार्मिंग, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा चैप्टर ड्राई फार्मिंग पे, तो क्वेश्चन आपके ड्राई फार्मिंग पे ही बनेंगे। इस सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है ड्राई फार्मिंग के लिए? तारामीरा, हरा चना, काबुली चना या उड़द? तारामीरा, हरा चना, काबुली चना या उड़द? तो उड़द जो है सबसे उपयुक्त फसल होती है। इसमें उड़द में जो है कम पानी, इन फसलों की अपेक्षा कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शुष्क खेती में एलके
नील सक्सीनिक अम्ल का प्रयोग पौधों की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है, क्योंकि ये क्या करता है? यह स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है, कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता करता है, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। उपरोक्त सभी, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2003 और यूपी पीसीएस प्री 2002 में आया हुआ है। ठीक है, तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। स्टोमेटा का खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? एल्केनिल सक्सीनिक एसिड। एल्केनिल सक्सीनिक एसिड जो होता है, अगर हम प्लांट को दे देते हैं तो वो क्या कहेगा, स्टोमेटा खुलने स्टोमेटा जो होता है उसको खुलने और बंद होने का नियंत्रण करेगा। इससे क्या होता है, इससे होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो पानी का लॉस होगा, अगर ज़्यादा ओपन हो गए तो ज़्यादा लॉस होगा, कम ओपन हो गए तो कम लॉस होगा। उसी को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस केमिकल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि आती है किसके अंतर्गत? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, गैर जोत के अंतर्गत, वन भूमि के अंतर्गत, अपर्दित भूमि के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2009 में आया हुआ है। ये आपका करंट का क्वेश्चन होगा उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है। तो अगर बात करें उस टाइम के आधार पर, ठीक है, और लगभग 2012 से अभी ये डाटा आया हुआ नहीं है। ठीक है, लगभग सेम ही है। तो अगर हम बात करते हैं 142 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि होती है, ये होती है कृषि क्षेत्र के लिए। कितनी? कृषि क्षेत्र के लिए, जिसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया कितना है? 142 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, सेव के अनुसार, ठीक, एक वैज्ञानिक थे, सेव के अनुसार ग्रेड का आकार कितने इंच व्यास का ठीक माना जाता है? ठीक है, सेव के अनुसार 5 से 6 इंच व्यास, 2 इंच का व्यास, 4 इंच व्यास या 3 इंच व्यास। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 1993 में आ चुका है। अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इंच का व्यास का जो आकार होता है, ये ग्रेड के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आर जी आर इज इक्वल टू, आर जी आर को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव, एक मिनट पेन चल नहीं रहा है, आर जी आर को बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं? रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, सबसे पहले ये किसने खोजा था? रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको ब्लैकमैन ने खोजा था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ब्लैकमैन ने खोजा था कब? 1919 में। कब खोजा था? 1919 में। आपको इनमें से फार्मूला कौन सा है वो बताना है। एन ए आर अपान एल ए आर। एन ए आर का मतलब होता है, इस पे यहाँ पे आपको लिख देते हैं, नेट एसिमिलेशन रेशियो। एसिमिलेशन रेशियो, नेट एसिमिलेशन रेशियो। और एल ए आर का होता है लीफ एरिया रेशियो। क्या होता है? लीफ एरिया रेशियो। तो इनमें से कौन सा फार्मूला आपका सही है? रिलेटिव ग्रोथ रेट वाला, एन ए आर अपान एल ए आर, एन ए आर प्लस एल ए आर, एन ए आर प्लस एल ए आर अपान एन ए आर। ठीक है, या एन ए आर इंटू एल ए आर। ठीक है, अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर एन ए आर इंटू एल ए आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जे आर एफ एस आई सी आर 2021 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, when rainfall is inadequate to meet the evapotranspiration losses usually occurs in humid region। ह्यूमिड रीजन का मतलब होता है ठंडे क्षेत्र। ठंडे क्षेत्रों में, ठीक है, जब बारिश होती है तो इतनी बारिश हो जाए, मतलब इतनी कम बारिश हो कि जो हमारा इवेपो ट्रांसपिरेशन द्वारा पानी जमीन से या प्लांट से कहाँ गया है, ऊपर वायुमंडल में गया है, उसकी कमी को वो बारिश पूरा ना कर सके, उस बारिश को हम लोग क्या कहते हैं? इनविजिबल ड्रॉट, कंटीजेंट ड्रॉट, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट या परमानेंट ड्रॉट। उसे हम लोग कहते हैं इनविजिबल ड्रॉट। ठीक है, बारिश हुई लेकिन जो हमारा पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा या ट्रांसपिरेशन द्वारा या इवोपोरेशन द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में फिर से चला गया उड़ के, ये पानी यहाँ पे गिरा और ये पानी फिर से उड़ के चला गया। ठीक है, तो इसकी, और बारिश भी हुई, तो बारिश इसकी कमी को पूरा ना कर सकी, लेकिन बारिश हुई लेकिन इसकी कमी को पूरा नहीं कर सकी, उसे हम लोग कहेंगे इनविजिबल ड्रॉट।
कॉन्टीजेंट ड्रॉट का मतलब होता है ये रेगुलर बारिश नहीं होती, ठीक है, रेगुलर बारिश नहीं होती, ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी हुई कभी नहीं हुई, इसी इसके द्वारा जो हमारा ड्रॉट फैलता है, सूखा फैलता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टीजेंट ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट तो आप समझ ही गए, ठीक है। अगर एवरेज से कम बारिश होती है, औसत से अगर कम बारिश होती है, लेस देन एवरेज, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आपका नेट में आया हुआ है, नेट जेआरएफ आईसीआर 2021 में। प्लांट कैन टॉलरेट ड्रॉट आइदर मिटिगेटिंग द एक्चुअल स्ट्रेस और बाय शोइंग ए हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस टू स्ट्रेस। इसमें ये पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो सूखे की स्थिति में अपनी वास्तविक जो तनाव होता है उसको दर्शाते हैं, या अपनी जो हाई डिग्री मतलब उनकी जो उच्च मात्रा होती है किसकी, टॉलरेट होने की, किससे, स्ट्रेस से, मतलब जो पानी की कमी हो उसे टॉलरेट होने से, सहनशील होने से अपनी उच्च मात्रा को दर्शाते हैं। पहला ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है प्लांट टॉलरेट द स्ट्रेस बाय शोइंग रेसिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी हो जाने पे जो हमारा पौधा होता है या प्लांट होता है वो क्या शो करता है, रेसिस्टेंट, मतलब जो तनाव होता है पानी की कमी को शो करने में क्या दिखाता है, प्रतिरोधकता दिखाता है। और बाई प्रिवेंटिंग लीफ कोलैप्स, और जो पत्तियां होती हैं उनको गिरने से बचाता है। परमिट द प्लांट्स टू मेंटेन ए हाई इंटरनल वाटर पोटेंशियल इन स्पाइट द ड्रॉट कंडीशन। ड्रॉट कंडीशन में ये जो अपने इंटरनल वाटर पोटेंशियल है उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है सही होगा, तो इसमें पहला ऑप्शन है, पहला स्टेट दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, दूसरे ऑप्शन में दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे, तीसरे ऑप्शन में पहला सही होगा दूसरा गलत होगा, चौथे ऑप्शन में पहला गलत होगा दूसरा सही होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाई अगर प्लांट में कमी है तो प्लांट क्या करेगा, उसको टॉलरेट करने का काम करेगा, अपनी जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेस है उसको क्या करेगा, शो करने का काम करेगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें शो करने से दिखाता, अगर प्लांट में पानी की कमी है, आप ही बताइए पानी की कमी है तो वो क्या रेसिस्टेंसी पावर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा ना। क्या वो अपनी पत्तियों को कोलैप्स करने से रुक जाएगा, नहीं रुकेगा ना, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये मिलान वाला क्वेश्चन है। इसमें एक लिस्ट है एरिडिटी क्लास की, दूसरी लिस्ट है इंडेक्स वैल्यू की, ठीक है, इसमें मिलाना है। तो जो नॉन एरिड होता है उसका इंडेक्स वैल्यू कितना होता है, ठीक है। अगर नॉन एरिड की बात करते हैं, ठीक है, नॉन एरिड की बात करते हैं तो इंडेक्स वैल्यू कितना होता है, 0 होता है या इससे कम होता है, जो एरिड नहीं होता, ठीक है। माइल्ड की बात करते हैं, किसकी, अगर माइल्ड की बात करते हैं, माइल्ड होता है 1 से 25, ठीक है। मॉडरेट जो होता है 26 से 50 होगा, और सीवियर 50 से ज़्यादा, ठीक है, सीवियर 50 से ज़्यादा, ठीक है। नॉन एरिड कितना होगा, 0 से कम होगा, माइल्ड कितना होगा 1 से 25 होगा, मॉडरेट कितना होगा 26 से 50 होगा, सीवियर 50 से ऊपर होगा, ठीक है। तो कौन सा हमारा सही हो रहा है, आ, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा दो में है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है, दो में है। दूसरे का चौथा, दूसरे का चौथा इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ये भी आपका जीआरएफ आईसीआर 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविएशन ऑफ रेनफॉल फ्रॉम नॉर्मल इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रॉट, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल जो रेनफॉल होती है उसमें जो फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उसमें विभिन्नताएं जो होती हैं, ठीक है, वो किस तरह के ड्रॉट को या किस तरह के सूखे को इंडिकेट करती है या निर्देशित करती है। एग्रीकल्चर ड्रॉट को निर्देशित करती है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट को निर्देशित करती है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को निर्देशित करती है, या इन्वायरमेंटल ड्रॉट को निर्देशित करती है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं डेविएशन के बेस पे, अगर रेनफॉल में कोई भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, डेविएशन होता है रेनफॉल में, उसके द्वारा हमारा जो डॉट शो होता है वो होता है मेट्रोलॉजिकल डॉट। क्या होता है, मेट्रोलॉजिकल डॉट शो होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसआरएफ 2021 में आईसीआर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गुड क्रॉप इन रेड सॉइल अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज रिस्की बिकॉज ऑफ दिस। मतलब ये कह रहा है जो हमारी लाल मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें हमने एक अच्छी क्रॉप को ग्रो किया,
जो कि ड्राईलैंड कंडीशन में है, लेकिन वो रिस्की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उस सॉइल में क्या होता है? पहला ऑप्शन है आर हाईली एसिडिक एंड समटाइम हाईली सेलाइन, मतलब वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होती हैं और कुछ समय वो क्या होती हैं, क्षारीय हो जाती हैं। दूसरा कह रहा है हैव वेरी हाई परमेबिलिटी, मतलब उनकी जो पारगम्यता होती है बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा है हैव गुड एग्रीगेशन प्रॉपर्टी, मतलब उनमें जो एग्रीगेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनमें जो जुड़ाव होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड डीप रूटिंग ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, और उसमें जो क्रॉप होती है डीप रूटेड होती है। कॉजेज एक्सेसिव डीप पर्कुलेशन एंड रन वाटर, ठीक है। हैव एक्सेसिव ग्रेवल, या चौथा इस पे कह रहा है रिस्की होता है क्योंकि हैव एक्सेसिव ग्रेवल वेदर रॉक फ्रेगमेंट्स क्रस्ट फॉर्मेशन एंड बिकम हार्ड एंड ड्राइंग। तो हम लोग पढ़ते हैं जो रेड सॉइल होती है वो क्या होती है, वो कंकड़ी पत्थरी वाली, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, ढेले बने बने रहते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो इसका उसके बेस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक्सेसिव ग्रेवल होते हैं, मतलब कंकड़ पत्थर होते हैं, वेदर रॉक होती है, क्रस्ट फॉर्मेशन, बिकम हार्ड एंड ड्राई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस आरएफ 2021 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, which among the following benefits is not related to the seeding of chickpea at the depth of 10 to 15 सेंटीमीटर अंडर ड्राईलैंड कंडीशन। इसमें ये कह रहा है जो हमारा चिकपी है, ठीक है, अगर हम उसे 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर जमीन के अंदर सीडिंग करते हैं किससे, ड्राईलैंड कंडीशन में, ठीक है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका आईसीआर 2021 में आया हुआ है एसआरएफ में। मतलब चिकपी को हम 10 से 15 सेंटीमीटर ड्राईलैंड कंडीशन में हम उसकी बुआई करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या होगा। क्या वह सीडलिंग टेक्स मॉइस्चर फ्रॉम द डीप स्ट्रेट ऑफ द सॉइल, मतलब जो हमारी सॉइल होती है उसके गहराई से क्या वो मॉइस्चर ले लेगा। दूसरा है द रूट सिस्टम स्केप द जोन वेयर फंगस कॉजिंग विल्ट इज कंसंट्रेटेड, ठीक है, मतलब जो रूट सिस्टम होता है वो स्केप हो जाता है जहाँ फंगस के द्वारा जो है विल्ट कंसंट्रेट होता है। तीसरा है इट प्रमोट्स बेटर रूट डेवलपमेंट, व रूट डेवलपमेंट को अच्छे से बढ़ाता है। यह चौथा है हायर अमाउंट ऑफ अवेलेबल फास्फोरस इज रिजर्व इन दिस लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों होता है बेनिफिट, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हाई अमाउंट में, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, फास्फोरस रिजर्व रहता है इस लेयर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर द इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाई, मतलब जो इवोपोरेशन और ट्रांसपिरेशन द्वारा लॉस होता है उसको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है मल्चेस, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट, विंड ब्रेक्स लगा के, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। हम लोग मल्चिंग भी करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट भी यूज करते हैं, विंड ब्रेक भी यूज करते हैं। ये उत्तराखंड में आपका क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है, मेंस में होगी 2020 के, ठीक है। जो मल्चेस होती है, मल्चेस क्या होती है, हमारी जो मान लो ये सॉइल होती है, सॉइल पे हम छोटी कोई किसी भी तरीके की परत चढ़ा देते हैं जो कि हमारे मॉइस्चर को हवा में उड़ने नहीं देती, उसे हम लोग कहते हैं मल्च। इसमें पुआल भी हो सकता है, इसमें कोई ड्राई मैटर भी हो सकता है, इसमें पॉलीथीन भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है, जो हमारे रिड्यूस बचते हैं क्रॉप के वो भी हो सकते हैं, अवशेष हो सकते हैं, कोई किसी भी तरीके की मल्च हो सकती है। एंटी ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं तो एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी का मतलब होता है विरोधी, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पीकरण, सॉरी वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो जो वाष्पोत्सर्जन का विरोधी होता है उसे हमको कहते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को होने से रोकने के लिए। ये मेनली चार टाइप के होते हैं, ठीक है, मेनली कितने होते हैं, चार टाइप के। एक होता है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, ठीक है। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में हम फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड का। इसी में हम लोग एट्राजीन का भी यूज करते हैं, किसका, एट्राजीन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें स्टोमेटा को बंद करना है, अगर स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, नहीं होगा। दूसरा हमारा आता है फिल्म फार्मिंग टाइप, फिल्म फार्मिंग टाइप। अब वो फिल्म नहीं है थिएटर वाली की फिल्म हम बना रहे हैं, फार्म कर रहे हैं, नहीं। फिल्म वो है हमारी जो पत्ती होती है, पत्ती पे हम परत चढ़ा देते हैं, जैसे हमने तेल देखा, वैक्स देखा, वैक्स देखते हैं ना,
उसको क्या, पैरों पे क्या करते हैं, वैक्स से परत चढ़ जाती है, उसको चिपका देती है एकदम से, ठीक है। उसी तरीके से प्लांट की जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उस पे हम लोग परत चढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, उस पे परत चढ़ जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन होगा नहीं होगा। इसमें हम लोग मोबी लीफ यूज करते हैं, मोबी लीफ यूज करते हैं, वैक्स यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। अगला होता है हमारा स्टोमेटा क्लोजिंग होगा, फिल्म फार्मिंग हो, रिफ्लेक्टिंग टाइप हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप में हम लोग क्योलिन का यूज करते हैं, क्योलिन का, पत्तियों पे हम लोग क्या क्योलिन लगा देते हैं, जिससे कि हमारी जो सनलाइट आती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। एक होता है ग्रोथ रिटार्डेंस, क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेंस, उसमें आता है साइकोसेल, ट्रिपल सी, जिसे साइकोसेल बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्टेम जो हमारा तना है, ठीक है, जमीन के ऊपर वाले भाग की वृद्धि कम कर देता है, और नीचे वाले जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसकी वृद्धि को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ रिटार्डेंट्स। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। विंड ब्रेक्स तो आप जानते हैं, पेड़ों की एक लाइन लगा देते हैं जो कि हमारे आती हुई हवा को क्या करते हैं, कम कर स्पीड, उनकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर वाटर स्टेज इज नोन एज, ठीक है, मतलब लंबे समय तक, ठीक है, पानी की कमी में किसी पौधे की सर्वाइव की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉट रेसिस्टेंस पावर कहते हैं, ड्रॉट अवॉइडेंस पावर कहते हैं, ड्रॉट स्केपिंग पावर कहते हैं, या ड्रॉट टॉलरेंस पावर कहते हैं। उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉट रेसिस्टेंस पावर, ठीक है, सूखा प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं। ये भी आपका उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो एनुअल रेनफॉल होती है, प्रैक्टिकल रेन फेड एग्रीकल्चर, अभी मैंने आपको बताया रेन फेड में कितनी होती है, इसमें देखना ही नहीं है, 1150 से ऊपर होती है, यानी 1150 से 2000 के बीच में होती है। ये नेट जीआरएफ आईसीआर 2018 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए क्रॉप इज बी इरिगेटेड एट 0.8 WCP विद 60 mm डेप्थ, ठीक है, मतलब एक फसल है उसे 0.8 WCP के साथ 60 mm डेप्थ के साथ इरिगेशन किया जाता है उसमें, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इरिगेटेड, उसके बाद कितना जो है उसमें इरिगेशन होगा, ठीक, उसमें कितना इरिगेशन होना चाहिए। तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, इंडेक्स अप्रोच का, ठीक है, इंडेक्स अप्रोच का एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, CPE अपान IW, CPE अपान IW, ठीक है। एक होता है नहीं IW एंड CPE रेशियो, ठीक है। तो CPE कितना हो जाएगा इसमें, जो CPE है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और IW कितना हो जाएगा, 0.8 आपका दिया हुआ है, ठीक है। नीचे से एक जीरो घटाएंगे, ऊपर एक नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगा, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 8 से काटेंगे, 8 सत्तर 56, 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा, 75 CPE आ जाएगा, कितना, 75 CPE आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी नेट जीआरएफ 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉइस्चर विल बी अवेलेबल फॉर फील्ड कैपेसिटी एट 18% एंड परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज 6%, ठीक है, मतलब कितना जो मॉइस्चर अवेलेबल रहेगा अगर फील्ड कैपेसिटी FC 18% हो और PWP कितना हो, 16% हो, ठीक है। तो मॉइस्चर जो अवेलेबिलिटी होती है, इसका एक फार्मूला होता है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो FC माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट होता है, कितना, FC माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, तो 18 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ICR GRF 2018 में आया हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम रिसीव्स एवरेज रेनफॉल 1150 mm से मोर, ठीक है, मतलब ज़्यादा 1150 mm से जहाँ रेनफॉल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग। इसमें तो 750 mm से कम होती है। ड्राईलैंड फार्मिंग 750 से 1150, और रेन फेड फार्मिंग इसमें 1150 से ज़्यादा होती है,
ठीक, 1150 से ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। शॉर्ट ड्यूरेशन एनुअल प्लांट ड्रॉट रीजन, क्षेत्र कम अवधि वार्षिक पौधों को कहते हैं। एफीमेरल्स, जीरोफाइट्स, सोशियोफाइट्स, सीरियल्स। ए बी डी ट्रिपल बी पीजीटी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, ठीक है, और वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एफीमेरल्स। क्या कहते हैं? एफीमेरल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? एफीमेरल्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल होता है, ड्रॉट होता है, उसका प्रमुख कारण क्या है? एनुअल एवरेज रेनफॉल इज लेस देन ईटी, मतलब इवेपोर जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे कम एनुअल जो वार्षिक वर्षा होती है। अगर वार्षिक वर्षा, ठीक है, एवरेज से कम होती है, ठीक है, तब होगा। या लो ह्यूमिडिटी एंड हाई विंड वेलोसिटी, ठीक है, आर्द्रता की क्या होगी? कम होगी, लेकिन जो हवा की गति है वो क्या होगी? तेज होगी, तब होगा। या हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होगा सॉइल सॉल्यूशन में। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान डबल एओ में 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइयर ऑस्मोटिक जो होता है प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? मृदा का जो घोल होता है उसमें ऑस्मोटिक दबाव क्या होता है? ज़्यादा होता है, इस कारण क्या होता है? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है। अगला क्वेश्चन है, दियारा लैंड कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल रिलेटेड टू सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कोल क्रॉप्स, लीफी वेजिटेबल। ए बी आरपीएससी दो डबल ए 2015 में आया क्वेश्चन। तो ये होगा कुकुरबिटेसी। दियारा का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि नदियाँ जो होती हैं वो गर्मियों में क्या होती है? सूख जाती हैं गर्मियों में। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो सूख जाती हैं तो उस स्थान पे जो बालू में, ठीक है, जैसे मान लो ये नदी है, बह रही है, ठीक है, अब ये मान लो यहाँ पे, अब ये मान लो यहाँ पे ये सूख गई, ठीक है, इसने अपना रूट चेंज करके यहाँ पे सूख के ये इतनी बड़ी हो के आगे निकल गई। तो ये जो जगह इस टाइम हमारी बची, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रेत होगा, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं? खेती कर देते हैं। और किस फसल की खेती करते हैं? कुकुरबिटेसी की खेती, जैसे जिसमें हम लोग नदियों के किनारे क्या लगाते हैं? खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, और इसके साथ साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वाटरमेलन लगाते हैं, तरबूज, खरबूजा, ये सारी सारी चीज़ें, करेला, ये सारी सारी चीज़ें हम लोग लगाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं दियारा खेती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स इन सेमी एरिड क्लाइमेट 0.0 से 33.3 होता है, 66.6 से 99.9 होता है, माइनस 33.3 से माइनस 66.6 होता है, या 99.9 के ऊपर होता है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट जीआरएफ 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा -33.3 से -66.6%। -33.3 से -66.6% होता है क्या? मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स। क्या होता है? मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स होता है, कितना होता है? -66.6 से माइनस -33.6 से -66.6। ठीक है, कुछ मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स हैं वो आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सेमी एरिड, सेमी एरिड, ठीक है, जो होता है -33.33 से -66.66 तक। ठीक है, एक होता है हमारा ड्राई सब ह्यूमिड, ये होता है 0 से -33.33। एक होता है मॉइस्ट, मतलब जो नमी वाला सब ह्यूमिड होता है, वो होता है, जो नमी वाला सब ह्यूमिड होता है वो 0 से +20 तक होता है। और एक ह्यूमिड होता है, वो कितना होता है? वो 20 से कितना होता है? 99.9 होता है। कितना होता है? 99.9 होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेमी एरिड जो होता है -33.3 से -66.6 होता है। अगर सब ड्राई सब ह्यूमिड की बात करते हैं तो 0 से -33.3 होता है। अगर ह्यूमिड सब सॉरी मॉइस्ट सब ह्यूमिड की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 टू 20%, 20 तक हो जाएगा। और ह्यूमिड की बात करते हैं तो 20 टू 99.9% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 27। भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग आता है 500 mm से कम वर्षा वाली रेंज में। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा एरिया आता है किस में आता है, एग्रीकल्चर का 500 mm वाली वर्षा वाले की से कम रेंज में, 500 से 700 mm वर्षा वाली रेंज में, 750 से 1150 mm वर्षा वाली रेंज में, या 1150 से अधिक mm वर्षा वाली रेंज में। ये क्वेश्चन यूपी यूडीए और एलडीए में 2001 में आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ज़्यादातर जो यहाँ जो रेंज है 750 से 1150 mm के बीच वाली। ठीक है, 750 से 1100 मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग वाली, ड्राई लैंड फार्मिंग वाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। ठीक है, तो आज के आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, और आपकी पूरी की पूरी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके आगे हम लोग जो भी अगला टॉपिक आएगा उस पर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जो जो कि आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी को किसी भी टॉपिक में एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में किसी भी टाइम कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, या हमारे पढ़ाने में कोई कंफ्यूजन हो उसको दोबारा पूछ सकते हैं, या आप खुद से स्वयं से पढ़ रहे हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन कर पूछ सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में आप बेफिक्र से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका आंसर हम आपको अगले वीडियो में या तुरंत उसका रिप्लाई हम उसी कमेंट में कर देंगे। ठीक है, तो ये आप जरूर करिए क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट है। दूसरी चीज़, इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इसकी पीडीएफ शेयर की जाती है। ठीक है, पीडीएफ से क्या होता है, पीडीएफ से आप कभी भी पीडीएफ उठा के आप उसका सोल्यूशन अपने हिसाब से सोच सकते हैं, और जो भी आपने सोल्यूशन दिया होगा उसको आप अच्छी भली भांति देख सकते हैं। ठीक है, सही है कि गलत है। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को आगे अवगत करा दें, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव हों, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो। सारी सारी बेहतरीन क्लासें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।